के राष्ट्रपति आवास को जलते हुए देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का घर जला दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा सरकार के मंत्रियों पर ही गुस्सा फूटा, सिर्फ उन्हीं की पिटाई हुई या उन्हीं के घर जलाए गए। चाहे मौजूदा मंत्री हो या पूर्व नेता, सब पर भीड़ का गुस्सा फूटा। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर भी अटैक हुआ। और इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा था तो समझा जा सकता है सारे पूर्व प्रधानमंत्री, नेता, सब पर गुस्सा कैसे। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी जलते हुए टायर जिस घर के अंदर फेंक रहे हैं, यह घर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का घर है। नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री हैं झलनाथ खनाल। उनकी पत्नी को तो जिंदा जला दिया लोगों ने। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के घर में भी आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। जिस वक्त झलनाथ खनाल के घर को आग लगाई गई, उनकी पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार घर में ही थी। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने झलनाथ खनाल की पत्नी को घर के अंदर बंद करके आग लगा दी, जिनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या यह जेन ज़ी का सिर्फ प्रदर्शन है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये कौन से युवा हैं जो किसी को जिंदा जला दे रहे हैं। आपका गुस्सा हो सकता है, समझ में आता है, लेकिन आप किसी को घर में बंद करके महिला को जिंदा जला रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है, यही दोष है। आप कह रहे हैं कि ओली को मैं सड़क पर मार दूंगा, मैं जिंदा जला दूंगा। इसी तरह से आप देखिए कि नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा भी भीड़ के गुस्से का शिकार बने। यह वीडियो देउबा के घर पर हमले के वक्त का है, जब प्रदर्शनकारियों ने उन पर और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें भीड़ देउबा और उनकी पत्नी को पीट रही है और वो लहूलुहान हालत में दिख रहे हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेपाल के देउबा, और उनकी पत्नी आरजू देउबा नेपाल की विदेश मंत्री भी हैं। आप सोचिए, किस महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा भाई, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। नेपाल में 3 बड़े और मुख्य राजनीतिक दल हैं और तीनों के ही खिलाफ नेपाल में प्रदर्शनकारी बवाल काट रहे हैं। आज प्रदर्शनकारियों ने ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के दफ्तर पर भी अटैक किया। वहां पहले जमकर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद दफ्तर की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर भी धावा बोल दिया और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा फाड़ दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने आज नेपाल कांग्रेस के दफ्तर पर भी अटैक किया। पहले जमकर तोड़फोड़ मचाई और फिर पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। सवाल इस अराजकता पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन बाकी नेताओं के घर जला देना, सुप्रीम कोर्ट जला देना, होटल जला देना, मीडिया के ऑफिस जला देना, बैंक लूट लेना। भाई बैंक क्यों लूट रहे हो तुम? अगर तुम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो तो देश के बैंक क्यों लूट रहे हो? जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया, जैसे बांग्लादेश में आपको याद होगा खूंखार कैदी जेल से छुड़ा लिए गए थे। सेम पैटर्न नेपाल में दिख रहा है, वहां भी कैदी जेल से छुड़ा लिए गए। ये कौन सा प्रदर्शन है बॉस? ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या सिर्फ जेन ज़ी का आंदोलन है या ये हाईजैक हो चुका आंदोलन है। सवाल पूछा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुए प्रदर्शन को भड़काया किसने और इस लेवल पे कौन ले गया है कि लोगों को जिंदा जला देने में इस भीड़ को आनंद आ रहा है। किसकी साजिश है इसके पीछे? क्योंकि आप ये देखिए कि काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई। नेपाल में विरोध के नाम पर काठमांडू के हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। होटल क्यों जलाए भाई? होटल का क्या काम? देश में आपको लगता है भ्रष्टाचार है, आपको लगता है सोशल मीडिया क्यों बंद कर दिया? होटल ने क्या किया था तुम्हारा? होटल क्यों जला दिए? नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की बिल्डिंग को आग लगा दी, जहां नेपाल के बड़े अखबार काठमांडू टाइम्स, कांतिपुर पब्लिकेशन जैसे मीडिया हाउसेस के दफ्तर हैं, देखिए उसको फूंक दिया। मतलब कोई सिरपैरी नहीं दिख रहा इस आंदोलन का। जिसको मन उसको आग लगा दे रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। खबर है कि प्रदर्शनकारियों ने अब बैंकों को भी निशाना बनाना शुरू किया। काठमांडू में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और हिमालयन बैंक को निशाना बनाया गया, जहां लोगों ने बैंक में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी और लूटपाट कर दी। ये कौन सा जेन ज़ी है भाई जो बैंक में लूटपाट कर रहा है, लोगों को जिंदा जला रहा है? नेपाल में जो विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ, फिर इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का रूप लिया। उसने नेपाल में आज अराजकता मचा के रख दी। नेपाल में कानून व्यवस्था किस तरह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें काठमांडू की कैलाली जेल की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने अटैक कर दिया और जेल की गाड़ियां तोड़ दी। जेल पर हमले के बाद पुलिस और जेल स्टाफ जान बचाकर भागे और जेल में बंद सैकड़ों कैदी फरार हो गए। अब अगर ये आम लोगों का आंदोलन है, ये कौन से आम लोग हैं बॉस जो कैदी को छुड़ा ले रहे हैं? ये सवाल मन में नहीं आएगा। ये सवाल पूछने की वजह इस आंदोलन की तस्वीरें दे रही हैं।
कि कौन से आम लोग हैं जो किसी आम आदमी को जिंदा जला दे रहे हैं, कौन से आम लोग हैं जो बैंक लूट ले रहे हैं, ये कौन सी आम पब्लिक है जो कैदी को छुड़ा ले रही है। नेपाल के कोटेश्वर में तैनात 3 पुलिस अधिकारियों की प्रदर्शनकारियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये कौन सी पब्लिक है बॉस जो पुलिस को मार दे रही है। आम पब्लिक हत्यारी बन गई। कई जगह पर पुलिस वालों से प्रदर्शनकारियों ने हथियार छीनने की कोशिश की। आप देखिए, बंदूक छीन लिया इन लोगों ने। सवाल उठ रहा कि नेपाल के लोग अगर सरकार और पॉलिटिकल सिस्टम से गुस्सा है तो प्रदर्शन के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती क्यों दी जा रही है। और कौन सी नॉर्मल पब्लिक होती है बॉस जो किसी को भी मार देती है। आम आदमी का हाथ कांपेगा किसी को जिंदा जलाने में, ये लोग जिंदा जला दे रहे हैं। इन सवालों को हवा देने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। आप वीडियो देखिए जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, फिर इन लोगों के पीछे अचानक से सैकड़ों बाइकों का रेला आ गया। ये देखिए बाइक। कहा जा रहा है कि नेपाल में पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था। उग्र और हिंसक बनाने में इन बाइक सवारों का हाथ है, जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हाईजैक करके हिंसा मचानी शुरू कर दी। और इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और क्या यह साजिश भारत को भी निशाना बनाएगी। नेपाल को इस तरह से जलाने के लिए क्या कहीं से ऑर्डर आया, क्या कोई सीक्रेट ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं। नेपाल में आगे क्या होने वाला है, अब इन सब पर बातें हो रही हैं। इसी बीच नेपाल के एक नाम की बड़ी चर्चा हो रही है और दावा किया जा रहा है कि यही नेपाल का अगला पीएम होगा। कहा जा रहा है कि नेपाल के युवा बालेन्द्र शाह को नए पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। ये बालेन्द्र शाह हैं। बालेन्द्र शाह बालेन शाह के नाम से जाने जाते हैं। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। जेन सी प्रदर्शन में जब सड़कों पर युवा उतरे तो बालेन ने फेसबुक पर लिखा था कि उनका पूरा सपोर्ट प्रदर्शनकारियों के साथ है। अब यह समझिए कि बालेन शाह है कौन और क्यों नेपाल के युवाओं को बालेन शाह में ही भविष्य का नेता दिख रहा है। बालेन शाह ने राजनीति में आने से पहले एक रैपर और कलाकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। रैप के जरिए युवाओं के मुद्दों को, उनकी परेशानियों को आवाज दी। इस वजह से बालेन शाह युवाओं में बहुत मशहूर हैं। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया। साल 2022 में वो मेयर का चुनाव निर्दलीय लड़े और बड़ी बड़ी पार्टियों को हराकर चुनाव जीता। दावा है कि मेयर के तौर पर उन्होंने साफ सफाई, स्कूली शिक्षा में सुधार पर काम किया। यही सब वजह है कि नेपाल में तमाम सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक के पोस्ट बालेन के समर्थन में अटे पड़े, जिसमें लोग मेयर बालेन से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग कर रहे हैं। सेम वही पैटर्न दिख रहा है जो बांग्लादेश में था, जहां मोहम्मद यूनुस के लिए कहा जा रहा था कि बॉस आप संभालिए। जेन जी अपनी टाइमलाइन पर प्रिय बालेन अभी नहीं तो फिर कभी नहीं लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा देने की गुजारिश कर रहे हैं। बालेन शाह उस वक्त भारत में चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने भारत की फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर रोक लगा दी थी, क्योंकि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहा गया, लेकिन कोर्ट में उनका आदेश नहीं टिका। इसके अलावा बालेन शाह वो व्यक्ति हैं जो अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाते हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों को नेपाल का बताया गया है। इसके अलावा जब केपी शर्मा ओली एससीओ मीटिंग के लिए चीन जाने वाले थे तो बालेन ने यह मांग रखी थी कि केपी शर्मा ओली लिपुलेख का मुद्दा चीन के सामने उठाएं। लिपुलेख भारत का हिस्सा है जिससे नेपाल अपना बताने में लगा हुआ है। यानी नेपाल में जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे जो बालेन शाह है उसकी नजर भारत को लेकर क्या रखती है, या भारत को लेकर उसकी सोच क्या है, कितनी एंटी इंडिया है, क्या है, वो आपको इन बातों से पता चल रहा होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, पैटर्न मैच हो रहा है। क्या बड़ी साजिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे डीप स्टेट तो नहीं है। बालेन शाह के बारे में एक और दिलचस्प चीज है कि वो सिर्फ नेपाल ही में ही नहीं, इंटरनेशनली भी बहुत मशहूर है। कुछ लोग तो उन्हें अमेरिका का भी करीबी बताते हैं। साल 2024 में बालेन शाह ने नेपाल में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात भी की। साल 2023 में बालेन शाह को टाइम मैगजीन ने टॉप 100 उभरते नेताओं की लिस्ट में डाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बालेन की तारीफ वाला आर्टिकल छापा था। यानी बालेन शाह को अमेरिका बहुत पंप करता रहा है। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जो कहा जाता है कि अमेरिका ने, डीप स्टेट ने पहले बांग्लादेश में अपना आदमी बैठाया मोहम्मद यूनुस, और अब क्या नेपाल में अमेरिका अपना आदमी बैठाना चाह रहा है बालेन शाह। लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब है? बालेन शाह हो, नेपाल हो, उससे भारत का क्या कनेक्शन? देखिए, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है यह आपको समझना होगा। भारत के चिकन स्नेक के लिए कैसे दो फ्रंट से खतरा बढ़ गया है, जिसकी बात हमने सबसे पहले की थी। आपको फिर से वो मैप दिखाता हूं जो भारत का चिकन स्नेक कहा जाता है और कहां पर है, यह आपको समझना होगा। जरा इसको मैप को दिखाइए।
अब आप इस तस्वीर को देखिए, भारत का मैप है और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं ये भारत का चिकन स्नेक है। ये बहुत संकरा सा इलाका है, इसको जरा जूम करके दिखाइए इस हिस्से को। यहां अगर आप देखेंगे एक तरफ ऊपर आपको नेपाल दिख रहा है, इधर भूटान है और इधर बांग्लादेश है। और नेपाल और बांग्लादेश के बीच में ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं इसी को चिकन स्नेक कहा जाता है, क्योंकि ये जो भारत का ये हिस्सा है और पूर्वोत्तर का हिस्सा है, दोनों को जोड़ने के लिए गलियारा सा है। और ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। और इस कॉरिडोर में बिहार का कुछ हिस्सा आता है और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आता है। यह कॉरिडोर भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए, जैसे इधर अब आपको थोड़ा और विस्तृत मैप दिखा रहा हूं। इधर देखिए नेपाल है, ये 21-22 किलोमीटर का हिस्सा है जिसको चिकन स्नेक कहा जाता है। इधर आप पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और यहां बांग्लादेश है। तो नेपाल और बांग्लादेश के बीच का यह हिस्सा है। इसलिए यह रास्ता भारत की संप्रभुता और सामरिक दृष्टि से बहुत अहम है। आपको वो शर्जील इमाम याद है जो जेल में बंद है, उसने यही कहा था कि भाई ये हिस्सा जो है चिकन स्नेक काट देना है हमको। अगर इस कॉरिडोर पर अटैक हो जाए तो भारत के बाकी हिस्सों का नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन कटने का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाएगा। और भारत के चिकन स्नेक के एक साइड में नेपाल है, दूसरे साइड में बांग्लादेश। इसलिए अब कहा जा रहा है कि भाई आप अगर इसको देखेंगे, इधर नेपाल में बवाल हो गया, अब यहां जो बवाल है, और यहां आप देखिए बांग्लादेश में वो कट्टरपंथियों की सरकार है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई यहां पर डीप स्टेट का आदमी है, और अगर यहां भी अगर डीप स्टेट का आदमी बैठ गया तो क्या निशाने पर भारत का चिकन स्नेक है? क्या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए नेपाल में जो हो रहा है वो हो रहा है? यह अभी सवाल है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास करीब 80 छोटे टाउन और गांव हैं। इनका कुछ हिस्सा बिहार के किशनगंज में भी आता है और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूच बिहार में आता है। इसलिए नेपाल में जो हो रहा है उसको आप सिर्फ नेपाल की दृष्टि से नहीं देख सकते बॉस, भारत के लिहाज से भी आपको यह समझना होगा कि यह कितना बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा यह भी है कि बांग्लादेश में इस समय जो सरकार है वो मोहम्मद यूनुस चला रहा है और वहां पूरा एंटी इंडिया एजेंडा चलता है। अगर नेपाल में भी ऐसा कुछ आगे हुआ तो खतरा हमारे चिकन स्नेक के लिए बढ़ेगा। और क्या अगर इसके पीछे डीप स्टेट है तो मोदी को न झुका पाने वाला डीप स्टेट क्या अब इस तरह से कुछ साजिश रच रहा है? आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति है जो मार्च में चीन के दौरे पर गया था और उसने भारत के चिकन स्नेक को लेकर ऐसा बयान दिया था जिससे भारत के कान खड़े हो गए। मोहम्मद यूनुस ने तब भारत के चिकन स्नेक का जिक्र किया था और कहा था कि भारत के 7 राज्य हैं, भारत के पूर्वी हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, यह भारत के लैंड लॉक्ड क्षेत्र हैं। समंदर तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं है। इस क्षेत्र के लिए समंदर के अकेले संरक्षक हम यानी बांग्लादेश है। मोहम्मद यूनुस की इस टिप्पणी को भारत के चिकन नेक से जुड़े खतरे के तौर पर देखा गया था और इस टिप्पणी पर बड़ा विवाद हुआ था। आप कड़ियां जोड़िए बॉस, अभी कुछ महीने पहले यह चिकन स्नेक की बात करता है मोहम्मद यूनुस, फिर आप देखिए कि पिछले महीने अगस्त में ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और